Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So question number 7 we will do today and we will complete the exercise, है ना? इससे पहले कोई डाउट्स हो तो पूछ लो. प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने सारे बोले थे कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करके ट्राई करके देखने हैं, तो ट्राई करें भाई सबने. अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी जो इक्वेशंस बन रही हैं, तो उस इक्वेशंस को किसी एक मेथड से तो हम यहाँ कर रहे हैं, सॉल्व करके दिखाई रहे हैं, तो दूसरे मेथड से आपको करना है. जैसे इसको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करा है, तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है. इवन फैक्टराइजेशन से भी करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं. ठीक है, डिफरेंट मेथड से आपको घर पे ट्राई करते रहना है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसकी क्वेश्चन बनाते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स. द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. ठीक है, देखो पहली इक्वेशन से और पहले स्टेटमेंट से तो कुछ ज्यादा हेल्प शुरुआत में नहीं मिल रही. कई बार क्या होता है, पहला स्टेटमेंट ऐसा होता है जो इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, तो रुक, तेरे पास अभी आएंगे बाद में. पहले दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या होता है वहां से हेल्प मिले. तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. यहां से ऐसा लग रहा है कि कुछ मिल सकता है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर का जिक्र हुआ है और लार्जर नंबर का भी जिक्र हुआ है. तो ऑब्वियसली जो चीज बाद में बोली जाती है उसको एक्स मान लेते हैं हम. सिंपली जो चीज बाद में बोली जाती है उसको क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं. तो लेट अस से इसका स्केच तैयार करते हैं. दो नंबर्स है हमारे पास, एक लार्जर और एक स्मॉलर. लेट अस से ये तो है लार्जर नंबर एंड दिस इज द स्मॉलर नंबर. ठीक है, तो लार्जर नंबर को अगर मैं x मान लूं, लार्जर नंबर को, ये तो है स्टेटमेंट नंबर 1, मतलब पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग लार्जर नंबर को अगर मैं x मान लूं, तो क्या कह रहा है ये कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. क्या मतलब समझ में आया इसका? क्या समझ में आया इसका मतलब बताओ? 8 टाइम्स स्मॉलर नंबर का. देखो 8x होगा, वो तो कह रहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. चलो देखो, हम क्या करेंगे, एज इट इज रीड करेंगे ना, एज इट इज रीड करेंगे जैसे हमने पहले टेक्निक सीखी थी. यहां पे लिखता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. डू यू नो द स्मॉलर नंबर? वी डोंट नो द स्मॉलर नंबर. पता ही नहीं कौन है, होगा कोई भी. मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर. बट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करो. स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का मतलब क्या होता है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करो. तो ये स्मॉलर नंबर जो भी रहा होगा इसका स्क्वायर कर देते हैं. ये स्मॉलर नंबर जो भी रहा होगा इसका क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर. कहां तक रीड कर लिया बच्चों? यहां तक रीड कर लिया. उसके आगे क्या वर्ड दिखाई दे रहा है, इज. इसका मतलब इक्वल टू का साइन. फिर क्या लिखा हुआ है, 8 टाइम्स. 8 टाइम्स का मतलब 8 मल्टीप्लाइड. और फिर क्या लिखा हुआ है, लार्जर नंबर तो एक्स माना है ना. बताओ यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? भाई लार्जर नंबर का 8 गुना स्मॉलर नंबर नहीं है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है. स्मॉलर नंबर नहीं है वो, क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर. तो 8 इंटू एक्स विल बी रिटर्न एज 8x. और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अगर 8x है तो स्मॉलर नंबर रूट 8x होगा. यहां से स्क्वायर जाएगा तो वहां रूट लग जाएगा, या कंप्लीट का स्क्वायर है तो वहां कंप्लीट का रूट हो जाएगा. तो अगर मैंने लार्जर नंबर x लिया तो स्टेटमेंट नंबर 2 की मदद से स्मॉलर नंबर रूट ऑफ 8x निकल के आया. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो अब दूसरे स्टेटमेंट में, मतलब ये एक्चुअली स्टेटमेंट नंबर 2 पहले पढ़ लिया हमने, अब स्टेटमेंट नंबर 1 अब पढ़ रहा. कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 की मदद से मैंने लार्जर नंबर को x माना और स्मॉलर नंबर x की फॉर्म में ले आया रूट ऑफ 8x. चलते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ने. एक बार ये एक्स्ट्रा चीजें डिलीट कर दूं मैं, इसको भी हटा कर पढ़ते हैं दूसरा स्टेटमेंट. द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. दोनों नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस है 180. दो नंबर्स कौन कौन से? ये दो.
इनका क्या करना है, पहले डिफरेंस करना है या पहले स्क्वायर करना है? पहले स्क्वायर। 2-3 बार हो गई अब तो ये चीज। जो चीज बाद में जिक्र करती है, जो चीज बाद में आती है उसको पहले करो, उस ऑपरेशन को पहले लगाओ। तो दो ऑपरेशन लग रहे हैं, तो डिफरेंस करना है और एक स्क्वायर करना है। पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे, स्क्वायर, दोनों का अलग अलग, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करोगे, करके फिर क्या करोगे, डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा माइनस करना, यही होता है डिफरेंस का मतलब। तो पहले तो वो कह रहा है स्क्वायर करो, तो लेटर से इसका स्क्वायर कर दिया, रूट 8x का स्क्वायर अगेन 8x हो जाएगा भाई, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट अगेन कट जाएगा, क्या आएगा, 8x। ठीक है, और इधर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों का। अब इनका करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस मैंने क्या कहा, बड़े में से छोटा माइनस करना। आप ये बताओ कि दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने लार्जर नंबर माना था। ये क्या माना था आपने, लार्जर। ये क्या माना था आपने, स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर भी छोटा होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, गारंटी है क्या ऐसा? गारंटी तो नहीं है। एग्जाम्पल दूं एक, मुझे बताओ, देखो ना, -7 और 3 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? 3 बड़ा है। 3 का स्क्वायर करना और -7 का स्क्वायर करना, स्क्वायर किसका बड़ा निकला, -7 का। तो देयर इज नो गारंटी, बट हमको अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। एक बार के लिए अपन डिफरेंस वही करके चल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर में से 8x माइनस कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पर माइंड में रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो इधर ऐसे कह देता, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, वो पॉजिटिव वर्ड और लगा देता ना, फिर 100% बड़े का स्क्वायर बड़ा होगा, छोटे का स्क्वायर छोटा होगा, बट उसने पॉजिटिव वर्ड नहीं लगाया। तो अब ये नंबर्स कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव अगर ज्यादा आगे निकल गया तो उसका स्क्वायर जो होगा बड़ा होगा पॉजिटिव से, जबकि नंबर वो छोटा है उस नंबर से। ठीक है, ओके। तो हम कर देते हैं इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस, और डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, कहाँ लिखा था क्वेश्चन, 180 ये रहा, दिख रहा है, डिफरेंस इज 180। 180 को इधर बुला लें अगर, तो एक्स स्क्वायर -8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। सॉल्व करें, बोलो कौन से मेथड से करना है? फैक्टराइजेशन है, इस फैक्टराइजेशन के लिए एक एक्सरसाइज पूरी है ना। इधर तो इन दो मेथड्स पे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर कंप्लीटिंग। तो फैक्टराइजेशन में सोचना पड़ता है उल्टा। अच्छा, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, तो वो घर पे करना। तो फिर दो मेथड जो हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन ही हुए हैं ना, चलो फैक्टराइजेशन से करो, बताओ क्या लड़ना। एक्स स्क्वायर -8x माइनस 180, एक्स स्क्वायर -8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो आपको दो नंबर सोचने हैं, सम तो होना चाहिए -8, ये सुनो, और प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस का 180। वी हैव टू थिंक दोस टू नंबर्स। देखो कुछ सोचने में नहीं आ रहा, सीधे करो 180 को फैक्टराइज, सीधे करो 180 को फैक्टराइज। फैक्टराइज तो कर लोगे, 45, अगेन बोलो 3 से 15 टाइम्स, अगेन बोलो 3 से 5 टाइम्स, अगेन बोलो 5 से 1 टाइम, कंप्लीट। अब इन फैक्टर्स की मदद से दो ग्रुप बनाओ जिनका सम या डिफरेंस 8 होता हो, जिनका सम या डिफरेंस 8 होता हो, ऐसे दो ग्रुप्स बनाओ। तो देखो अगर मैं इनका ग्रुप बनाऊं तो ये तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, अच्छा ये 3 है क्या, हाँ ये 3 है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो 15 और 12 की मदद से ना तो डिफरेंस करके 8 बन रहा है ना जोड़ के 8 बन रहा है, तो ये तो हमारी ग्रुपिंग हुई गलत। कुछ और सोचो। तो लेट अस से इन तीन का कुछ भी ट्राई करो, इन तीन का और इन दो का देखो। तो 3 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 जा 18 एंड 5 2 जा 10, हो गया काम। 18 और 10 का डिफरेंस होता है ना 8, -8 है तो बड़ा 18 कर दो, छोटा 10 कर दो, मतलब पॉजिटिव 10 कर दो और नेगेटिव 18 कर दो, हो गया काम। समझ में आया दो नंबर कैसे सोचते हैं, ऐसे फैक्टराइज करके सोचते हैं। तो माइनस का 18 और प्लस का 10, माइनस का 18 और प्लस का 10, दीज आर टू नंबर्स, करो फैक्टराइज, मतलब स्प्लिट करो। -18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। तो x कॉमन लूंगा तो x -18 आएगा अंदर, यहां से 10 कॉमन ले लूं प्लस का, तो x -18 अगेन कॉमन आएगा इक्वल टू 0। x -18
प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 18 को 0 रखो, या फिर दूसरे केस में x प्लस 10 को भी 0 रखो, तो x की वैल्यू 18 और इधर x की वैल्यू माइनस का 10। ये फाइनल आंसर्स मत मार्क कर देना, ये दोनों फाइनल आंसर्स नहीं है, ये तो x की वैल्यू है। हमने क्या किया था, लार्जर एंड स्मॉलर नंबर को कुछ कुछ माना था, कुछ कुछ माना था। लार्जर नंबर को हमने माना था x, याद है कि भूल गए? स्मॉलर नंबर को क्या माना था हमने, बोलो? रूट ऑफ, होल रूट ऑफ 8x, ये माना था। इसके मदद से हम लार्जर एंड स्मॉलर नंबर निकालेंगे। तो अगर पहला केस पकड़े तो x तो हो जाएगा 18, x तो हो जाएगा 18, मतलब लार्जर नंबर तो हो जाएगा 18, और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 8 इंटू 18, और 18 8 से कितना होता है 144, जो कि कितना आ जाएगा 12, प्लस और माइनस 12, प्लस और माइनस 12। ये केवल एक केस हुआ है अभी, ये केवल एक केस हुआ है। सेकंड केस में x की वैल्यू क्या ले लेता हूं मैं, -10, उसके हिसाब से देखते हैं क्या होता है। तो फिर रूट ऑफ 8x करेंगे तो माइनस रूट ऑफ -180, और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता, इसकी वजह से ये कि इनवैलिड नंबर है, ये इनवैलिड है तो तू भी इनवैलिड है, पूरा ग्रुप इनवैलिड है। समझ में आई बात भाई? रूट ऑफ 8x करोगे, x की वैल्यू -10 रखोगे तो रूट ऑफ -180 हो जाएगा, रूट के, हाँ जो भी होगा कुल मिला के रूट के अंदर माइनस आएगा, पॉइंट को पकड़ो है ना, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। रूट के अंदर माइनस साइन इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट ए रियल नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, अगले साल आएगा, फिर देखेंगे उसका क्या होगा। हाल फिलहाल के लिए आप यस ले लो, चलो आप इनवैलिड नंबर हो, नॉन रियल नंबर हो, तो आप किसके वजह से आए, आप इसकी वजह से आए, तो आप भी इनवैलिड हो, आपको जो लेके आया वो भी फर्जी है भाई, आप फर्जी हो तो आपको लेके आने वाला भी फर्जी है, ठीक है? तो रियल तो यही है। तो अब यहां से देखो लार्जर नंबर क्या निकल के आया 18, और स्मॉलर नंबर क्या निकल के आया, या तो प्लस का 12, देखो अगर प्लस का 12 लेंगे तो भी वो 18 से छोटा होगा, स्मॉलर रहेगा, और माइनस का 12 लेंगे तो भी वो 18 से छोटा यानी स्मॉलर होगा। दैट मीन्स दोनों वैलिड केसेस हैं यहाँ पे, इस केस के जो दो केसेस हैं वो दोनों वैलिड हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि नंबर्स आर, लार्जर एंड स्मॉलर नंबर्स आर, या तो है 18 एंड 12, भाई लार्जर ये स्मॉलर ये, या फिर दूसरा केस क्या बनता है 18 एंड -12, लार्जर ये स्मॉलर ये, ठीक है? क्लियर है? पीछे मैच करो, ये दो आंसर्स हैं क्या, चेक करो। हमको ऐसा लगता है कि जो x की दो वैल्यूज आती है वो दो आंसर्स होते हैं, उनमें से एक तो इनवैलिड हो गई, अब जो एक वैल्यू बची उसमें से भी दो आंसर्स निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? सही है, 18 एंड 12 या फिर 18 एंड -12। तो x की वैल्यू निकाल ली तो वर्ल्ड कप नहीं जीत लिया, वहीं पे बस टिक करके और मत आ जाना, अभी काम बाकी है, अभी वो x क्या माना था उसके अकॉर्डिंग लार्जर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर, अभी कैलकुलेशन बाकी है, ठीक है? ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। लीनियर इक्वेशन में तो जनरली 99% x की जो वैल्यू होती थी वही फाइनल आंसर भी होता था, बट अब तो आ नहीं रहा ना, वो तो सीबीएसई का तो गया, तो अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है? पढ़ते हैं, और दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो इसमें एक ट्रेन की दो सिचुएशंस दे रखी है, इसमें दो अलग अलग ट्रेनें दे रखी है, बात तो एक ही है, ठीक है? तो मैं 8th करवाऊंगा और 10th का हिंट देके छोड़ूंगा, बाकी आप करेंगे। 8th में पूरा करवा देता हूँ। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एवरेज स्पीड, एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे, ठीक है? तो डिस्टेंस क्लियर है, स्पीड क्लियर नहीं है, वो निकालनी है। डिस्टेंस क्लियर है, स्पीड क्लियर नहीं है, और टाइम भी ऑब्वियसली क्लियर नहीं है। तीन में से एक चीज क्लियर है, दो चीजें क्लियर नहीं है, स्पीड एंड टाइम क्लियर नहीं है, डिस्टेंस क्लियर है। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर्स मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो टाइम कम लगता। स्पीड एंड टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो अगर ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती तो टाइम कम लगता, कितना टाइम कम लगता, 1 घंटा कम लगता। इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, वही 360 किलोमीटर की जर्नी आप 1 घंटे पहले खत्म कर लेते
अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो लोको पायलट है वो तेज ट्रेन चलाता तो हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गई, ओरिजिनल कंडीशन एक साइड रखेंगे और हाइपोथेटिकल कंडीशन एक साइड रखेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी करके आए, ठीक है। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम, ये तो है एक्चुअल सिचुएशन, ये तो है एक्चुअल सिचुएशन, और ये वो हाइपोथेटिकल पे ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, होगा कुछ नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों की सेम होगी, दोनों कंडीशंस में 360 किलोमीटर ही एक्चुअल ट्रेवल हुआ है, और हाइपोथेटिकल में भी सेम जर्नी कह रहा है ना, वो सेम जर्नी कह रहा है, तो सेम जर्नी दैट मींस डिस्टेंस सेम हो गई। स्पीड आप क्या मान लोगे, क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे, और एक्चुअल स्पीड को एक्स मानो, दैट मींस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपने स्पीड मान ली। तो डिस्टेंस स्पीड दोनों चीजें हैं, तो कैन वी फाइंड आउट द टाइम? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय एक्स आवर्स, इतने घंटे लगेंगे। कोई डाउट? ओके, अब चलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन में। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में स्पीड बढ़ाइए कि घटाइए? बढ़ाइए। कितनी बढ़ाइए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो पहले 100 थी तो अब 105 करेगा, मान लो पहले 200 थी तो 205 करेगा, तो पहले x थी तो अब कितनी करेगा? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब जैसे यहां टाइम निकाला वैसे यहां भी टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 360। अब की बार नया टाइम क्या है? x प्लस 5, तो सॉरी नई स्पीड क्या है? x प्लस 5, तो ये नया टाइम हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, दिस मच ऑफ आवर्स, इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, यहाँ इतने घंटे लग रहे थे, यहाँ इतने घंटे लगेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहा है कि जो नया टाइम है वो पिछले टाइम से 1 घंटा कम है। जो नया टाइम है वो पिछले टाइम से 1 घंटा कम है। नया टाइम कौन है? ये है नया टाइम, मतलब एक वैल्यू है ये, है ना। ये क्या है? ये पिछले टाइम से 1 घंटा कम है, तो पिछला टाइम क्या है? ये है, इससे 1 घंटा कम है, खत्म। क्लियर? ये नया टाइम है, ये पिछले टाइम से 1 घंटा कम है, तो 1 घंटा कम होगा तो पिछले टाइम में 1 घंटा, जैसे मान लो पहले 9 घंटे लगते थे तो अब 8 घंटे लगेंगे, तो 9 माइनस 1 करके 8 लेके आऊंगा ना मैं। ठीक है, क्लियर है? इसको सॉल्व कर दो, तो x प्लस 5 और x, एक काम करो नहीं तो इस चीज को इधर ले आओ, इस चीज को इधर ले आओ तो ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 360 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 और माइनस, वो प्लस था वहां पे, देखो भाई वो 360 बाई एक्स प्लस था ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 360 बाई एक्स, और आरएचएस में क्या बच गया? ओनली -1, 1 नहीं, -1, -1 तो -1 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम में ले लेता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 5, x इंटू 360, 360x, बाहर माइनस साइन है, 360 इंटू एक्स प्लस 5, 360 इंटू एक्स प्लस 5 ऐसे लिख लो, इक्वल टू माइनस का 1। सॉल्व करो, तो 360x माइनस 360 इंटू एक्स माइनस 360x एंड माइनस 360 इंटू प्लस 5 माइनस का 0, 30, 15 एंड 3 1800, ठीक है। डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 5 कितना होगा? प्लस 5x इक्वल टू -1, ये खत्म, ये दोनों को कर दो प्लस, माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 आ गया। इसको उधर जाके +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज आ जाएगी, यानी यहाँ तो क्या बचा? केवल 1800 बचा, और वहां पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। ठीक है, अब एक बार मैं इसको फ्लिप करके लिख सकता हूँ। देखो किसी भी इक्वेशन में कोई भी चीज लिखी हुई है, लाइक आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 2x, तो उसको एज इट इज फ्लिप करके आप लिख सकते हो, 2x बराबर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई। दोनों के साइन नहीं बदले, या तो दोनों के बदलो साइन, या तो LHS RHS दोनों के साइन बदलो, या दोनों के मत बदलो, फ्लिप करके लिख लो, मतलब ऐसे उल्टा करके लिख दो उसको। तो मैं यहाँ पे, मुझे ये चीज LHS में पसंद है ना, ठीक है, तो मैं एक बार इसको फ्लिप करके लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर क्या आ जाएगा? 1800। अब 1800 को उधर बुला के साइन बदल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? इस कैलकुलेशन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, एक बार देख लो। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करें। चलो कौन से मेथड से करें आपकी बार? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, डिलीट कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 बराबर 0। बोलो कौन से मेथड से करूं?
बोलो। हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, प्लस करना है माइनस करना है, प्लस माइनस क्या करना है, 5 का आधा करो 5/2, उसका स्क्वायर कर दो, 5/2 का स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करते हैं, जो चीज ऐड करिए, जो चीज ऐड करिए दैट विल बी इंक्लूडेड इन दीज टू टर्म्स फॉर मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसको हेल्प करेगी, और जो चीज लेस करिए वो कांस्टेंट से ऐड हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है। ठीक करते हैं। तो 1 2 3, इन 3 टर्म से जो चीज बनेगी वो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बनेगी। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, कोई डाउट? 1 2 3, इन 3 टर्म से x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर, ये प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 1800 और ये, इन दोनों को वहां भेज देता हूं मैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों जाओ वहां पे, तो वहां जाके प्लस का 1800 हुआ, और वहां जाके ये माइनस का प्लस हो जाएगा। 5/2 का स्क्वायर क्या होता है, 25/4। इसको सॉल्व कर दो तो 1800 इंटू 4 क्या होता है, 7200। 18 4 से 72 होता है, 7200 में 25 और ऐड किया तो 7225 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे स्क्वायर, ये याद रहे 2 केवल 5 के नीचे, होल डिवाइडेड बाय मत कर देना, ठीक है ना। उधर हो जाएगा रूट 7225 डिवाइडेड बाई 4 का रूट कौन बताएगा, 85/2, करके देखो, करके देखो, 85 का स्क्वायर करके देखो ये होता है क्या। तो सीरियसली सबने करके देखा, कैसे किया बोलो। वेरी गुड भाई, बोर्ड एग्जाम में वो चेक करेगा कि अभी आपने 85/85 किया है कि नहीं किया है, चेक करेगा क्या वो, चेक सीरियसली बताओ, करेगा वो चेक? नहीं करेगा ना। आप अभी जैसे जिस पोजीशन में मैंने लिखा हुआ है √7225 इक्वल टू 85, तो वो इस पोजीशन में क्या मार्क्स नहीं देगा क्या आपको, या आपको वो शो करके दिखाना पड़ेगा कि सर ये 85/85 ये होता है इसलिए 85 लिखा है? नहीं लिखना ना, 10th में हो ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट में 25 आता हो तो 25 का तो हो जाता है 5। अब ऐसा कोई नंबर सोचो जिसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से 72 आता हो, तो 8 गुणा 9 72 होता है। ऐसा कोई नंबर सोचो जिसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, क्या आता हो, 72 आता हो। जो भी वो नंबर होगा उसको एज इट इज प्लेस करो, खत्म कहानी, ठीक है। तो भाई आप लोग तो चलो, ये लोग तो नए, आप लोगों ने तो वो शॉर्ट ट्रिक्स वाली क्लास अटेंड करी थी ना, तो अभी नहीं यूज करोगे तो कभी करोगे भाई, कब करोगे बताओ। ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा था कि 85 का स्क्वायर कौन एक्चुअल तरीके से कर रहा है और कौन डायरेक्ट ट्रिक से कर रहा है। एंड आप लोग जो लेट ज्वाइन हुए, आपको भी अगर वो चीज सीखनी है तो बता देना, ठीक है। ठीक है, एक और लेके बताऊं। लेट अस से मेरे को करना है 3025 का रूट, बोलो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, विद इन 10 सेकेंड्स। 55, देखो 25 का 5 और 5 इंटू 6 30 होता है ना, तो 5 प्लेस कर दो, ठीक है, क्लियर है। ये कब काम आएगी ट्रिक, जब लास्ट में 25 हो, हमेशा नहीं, जब लास्ट में 25 हो। अब लास्ट में 25 नहीं हो, कुछ और हो, तो फिर एक ही ट्रिक से थोड़ा ना काम चलेगा, कुछ और ट्रिक्स भी बताई थी, पूरी क्लास हमने उस पर एक इन्वेस्ट करी थी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो x प्लस 5/2 इक्वल्स टू 85/2, तो व्हाट शुड बी, अच्छा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, 5/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5/2, तो एक बार तो प्लस 85/2 में -5/2 करो, और एक बार माइनस का ले लो, -85/2 में माइनस का 5/2। देखो -5/2 तो दोनों जगह माइनस होगा, क्योंकि वो तो वहां से आया है, वहां से आया तो वहां प्लस था तो यहाँ माइनस होगा ही होगा, ठीक है। बट 85/2 एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होगा। इसको सॉल्व करें हम, तो कैन यू मेक द फास्ट कैलकुलेशन। 85 में से 5 गया 80, 80 का आधा 40, ठीक है। -85 -5 माइनस का 90, -90 का आधा माइनस का 45, तो ये क्या है, x की वैल्यूज है। अब x क्या माना था, x क्या माना था, फ्लैशबैक में जाओ, x को क्या माना था, स्पीड, एक्चुअल स्पीड। कैन द एक्चुअल स्पीड बी नेगेटिव इन एनी केस, कभी कह सकते हो कि ट्रेन -45 की रफ्तार से चल रही है,
ठीक है, -45 की रफ्तार से चलेगी अगर उल्टी चलेगी। भाई उस सेंस में सोचे भाई, जो हमको रिजल्ट चाहिए वो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, दैट मीन्स जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो नेगेटिव हो रही है, उस सेंस में सोचें तो होगा। बट बाकी तुम सही कह रहे हो कि उल्टी भी चलेगी तो भी स्पीड नेगेटिव थोड़ा ना होगी। ठीक है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव यार, हाँ, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इवन टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव नहीं हो सकते। तो आप तो इनवैलिड हो, आप वैलिड हो। एक्स की वैल्यू 40 वैलिड है। ओके, क्या पूछा था उसने आपसे? एक्चुअल स्पीड पूछी थी। एक्चुअल स्पीड को आपने क्या माना था? एक्स माना था। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा। बट जस्टिफिकेशन करना है हमको कि सही है कि नहीं है। एक जना आंसर मैच कर लो, सही है ना। अब जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देखो इधर आओ। हमने ओरिजिनल स्पीड को x माना था, क्या आंसर आया? 40 आया। क्या आंसर आया? 40 आया। तो एक्चुअल स्पीड अगर 40 है, डिस्टेंस 360 ट्रेवल करना है, तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा बताओ? 360/40, दैट मीन्स इट विल टेक 4 से 9 टाइम्स, यानी 9 घंटे लेगा वो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलते हैं उधर। तो एक्चुअल स्पीड 40 है, तो जो मॉडिफाइड स्पीड है भाई बढ़ जाती कम हो जाती, हाइपोथेटिकल स्पीड है वो क्या हो जाएगी? 40 + 5, दैट मीन्स 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, तो डिस्टेंस अभी भी सेम है, स्पीड मैंने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी है। तो अब जो नया टाइम आएगा या स्पीड बढ़ाने के बाद जो टाइम आएगा 45 से डिवाइड कराएंगे। जब आप इसको डिवाइड कराएंगे तो इट विल कम आउट टू बी 8 आवर्स। तो यू कैन सी नया टाइम पिछले टाइम से 1 घंटा कम हुआ कि नहीं हुआ, तो जस्टिफाइड हो गया सारा सारा। भाई जैसे मैंने स्पीड को 40 से 45 किया तो मेरा 9 घंटे से 8 घंटे अब लग रहे हैं। तो मैंने तुक्के में मारा था कि मान लो ये इधर 9 घंटे लग रहे हैं तो 8 घंटे लगेंगे, और वही आंसर आया। मतलब आंसर नहीं आया, जस्टिफिकेशन में वही टाइम आया। आंसर तो हमारा क्या, मेन आंसर क्या है? एक्चुअल स्पीड, जो कि है 40 किलोमीटर पर आवर। और जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्चुअल स्पीड पूछे, क्वेश्चन सारा घुमा फिरा के वो ऐसे भी कह देगा कि बताओ हाइपोथेटिकल स्पीड क्या है, तो फिर आंसर क्या होगा? 45। या वो कह देगा कि एक्चुअल टाइम कितना था, तो यू कैन आंसर कि 9 आवर्स एक्चुअल टाइम था। वो कह देगा हाइपोथेटिकल टाइम कितना था, तो आप कह सकते हो 8। इन चारों में से कोई भी एक चीज पूछ सकता है, एक्चुअल स्पीड, हाइपोथेटिकल स्पीड, एक्चुअल टाइम या हाइपोथेटिकल टाइम, जो वो पूछे उसी का आंसर देना है आपको। क्लियर है सभी को? चलें आगे। अब सेम टू सेम इसी तर्ज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसका मैं आपको स्केच बना के रेडी करके दे रहा हूं, बाकी का काम आपको अपने आप करना है, बिकॉज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन है। 10th पढ़ लेते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। देखो पिछली बार क्या था, एक ही ट्रेन की 2 सिचुएशंस थी, अब की बार क्या है, 2 अलग अलग ट्रेनें हैं। तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा तेज चलती है तो टाइम कम लेगी। आगे पढ़ लेते हैं एक बार। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इग्नोर किया करो कि मैसूर एंड बैंगलोर, आपके लिए तो मेन पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस कितनी है? 132 किलोमीटर। ठीक है जी। without taking into consideration the time they stop at the intermediate stations, कि बीच बीच में स्टेशन पे जो रुक रही है उन टाइम को आप इग्नोर करो। वैसे भी हम तो इग्नोर ही कर रहे थे तेरे को, हम तो यहाँ से पढ़ेंगे। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन, ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी किससे? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन। इसी क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पे जो एक्चुअल स्पीड पूछी थी वो हमसे पूछी थी, और हाइपोथेटिकल स्पीड आ रही थी 40-45। तो वो दोनों स्पीड क्या होंगी अब इस क्वेश्चन में? वो दोनों स्पीड होंगी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। तो इस बार वो दोनों चीजें पूछी हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह मैं स्केच तैयार करता हूं। तो देखो जो स्पीड के बीच में जो कनेक्शन है कहाँ है, ये रहा, इसको पढ़ो। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो देन के बाद क्या आ रहा है? पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ रही है, तो मैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x मान लेता हूं एक बार। ठीक है ठीक है, लेट्स टेक पैसेंजर ट्रेन हेयर एंड एक्सप्रेस ट्रेन हेयर। ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस है यहाँ, और वहां पे जोधपुर भोपाल जो बिल्कुल मर मर के चलती है ना। ओके, लेट्स टेक डिस्टेंस हेयर। तो डिस्टेंस सेम है दोनों का, और हर क्वेश्चन में सेम ही देता है। आपके कोर्स में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है डिस्टेंस वो कांस्टेंट करता है दोनों में।
ठीक, स्पीड को मैं क्या करता हूं, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं, क्योंकि उसका जिक्र बाद में, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड का जिक्र बाद में। देखो, एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द, दैट का मतलब है स्पीड, मोर देन स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को अगर x मान ले तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, मोर देन, ज्यादा है, ज्यादा है ना। तो अगर इसको x माना तो इधर की स्पीड कितनी आ जाएगी, x प्लस 11, भाई 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। ये स्पीड आ गई दोनों की, दोनों का डिस्टेंस गिवन है, दोनों का टाइम निकाल लेते हैं, वही सेम पहले की तरह, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे टाइम क्या निकलेगा, दिस मच ऑफ आवर्स, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या निकलेगा, दिस मच ऑफ आवर्स, ठीक है। तो दोनों का टाइम आ गया। अब टाइम के बीच में क्या कनेक्शन था, ये कनेक्शन था कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम लेती है, यानी एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम 1 घंटा कम है पैसेंजर ट्रेन के टाइम से। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, तो एक्सप्रेस ट्रेन का लिया हुआ टाइम पैसेंजर ट्रेन के लिए हुए टाइम से 1 घंटा कम है। तो पैसेंजर ट्रेन का अगर लिया हुआ टाइम ये है, ठीक है, तो इसमें से 1 घंटा कम करने से एक्सप्रेस ट्रेन की का टाइम आता है, बन गई इक्वेशन। भाई पैसेंजर ट्रेन का टाइम ये है, उससे 1 घंटा कम लेती है वो, तो उससे 1 घंटा कम कर दूं तो आ जाता है मेरा क्या, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम। क्लियर है यहां तक, ठीक है। और फिर भी इस पोजीशन पे आके कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं या क्या करूं। तो एक बहुत अच्छा सा हिंट देते हैं आपको, आप नंबर्स पे काम करो। तो नंबर्स पे काम करें, अगर अपन याद करें, बचपन में हमको मैथ्स के टीचर ने बताया होगा, 100% सबको बताते हैं वो, कि अगर दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा। बट अगर डिनोमिनेटर सेम ना करके न्यूमरेटर सेम कर दें तो जस्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा डिनोमिनेटर 3 और 3 और न्यूमरेटर मैंने इसका 1 लिखा, इसका 2 लिखा, तो कौन छोटा कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा। बट अगर उल्टा कर दूं, मैं न्यूमरेटर कांस्टेंट कर दूं और डिनोमिनेटर बदलना चाहूं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं यहाँ पे 1 लिखूं, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो नंबर बड़ा है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर छोटा है। उल्टा हो जाता है भाई, 3/1 3 होता है, 3/2 1.5 होता है, 3 1.5 से बड़ा है ना ऑब्वियसली। तो सिमिलरली अब मुझे वहां पे बताओ कि यहाँ पे न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट्स हैं 132 132, ठीक है। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, एक्स में 11 जोड़ रहे हो तो ये बड़ा हुआ ना, उधर तो कोई भी एक नंबर है उसमें 11 जोड़ के यहाँ लिख रहे हो तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो एक्चुअली ये नंबर छोटा है, एक्चुअली ये नंबर छोटा है, एक्चुअली ये नंबर बड़ा है, और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे का होता है। भाई टाइम गैप जो होगा, बड़े में से बड़े टाइम में से छोटा टाइम घटा के तो 1 घंटा आया होगा। तो एक्चुअली ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो आप इसमें से बड़े में से ये छोटा नंबर घटा के और लिख दो टाइम गैप कितना है, 1 घंटे का, खत्म। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, आप -1 को वहां भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो सेम वैसी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो कभी भी लास्ट मोमेंट पे आके ये कंफ्यूजन हो जाए कि किसमें से किसको घटाना है, आप नंबर कंपैरिजन करो कि एक्चुअली बड़ा नंबर कौन सा है छोटा नंबर कौन सा है, हमेशा बड़े में से छोटा करके वो टाइम गैप आएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जितना भी वो कम ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब इसके आगे का काम आप अपने आप करेंगे, वही x और x+11 एलसीएम लेंगे और सब कुछ सारा इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी, उसमें 11 और ऐड करके एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड भी निकालेंगे, क्योंकि उसने इस बार दोनों ट्रेन की स्पीड अलग अलग पूछी है आपसे। हो जाएगा, और नहीं हो तो पूछ लेना, आज ही पूछ लेना, ठीक है। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन बचे अब, 9th एंड 11th। तो देखो 9th तो थोड़ा सा टिपिकल है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, जो 7th 8th में सीखा था हमने। टाइम एंड वर्क याद है, एक मजदूर एक दीवार इतने दिन में बनाते हैं, 2 मजदूर हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, दीवार बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन किए थे हमने। 2 लड़के एक प्लेट खाना इतनी देर में खा जाते हैं, 3 लड़के आ जाए तो क्या हो जाए, शिवम आ जाए तो क्या हो जाए, इस तरह के क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, है ना।
ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पहले कर लेते हैं ना। लेट्स सी, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, ये इजी है क्योंकि कंपैरिजन में, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइज ऑफ द टू स्क्वायर्स। क्या कह रहा है कि दो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर सब समझते हो, जिसकी चारों साइड एंड चारों एंगल इक्वल होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा स्क्वायर मान लो, ठीक है। इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का सम, इसका कुछ एरिया होगा और इसका कुछ एरिया होगा, एरिया को जोड़ दें तो कितना आता है, 468 मीटर स्क्वायर आता है। अच्छा, और दोनों का पेरीमीटर भी कुछ कुछ होगा, तो पेरीमीटर का डिफरेंस है, मतलब इसका पेरीमीटर ऑब्वियसली बड़ा होगा, बड़ा स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर कम होगा, तो पेरीमीटर का तो करना है डिफरेंस, वो ये आएगा, और एरिया का करना है सम, वो ये आएगा। आपको दोनों स्क्वायर्स की साइड को पता करना है, इसकी साइड कितनी होगी और उसकी साइड कितनी होगी। किसी भी एक स्क्वायर की साइड को x मान लेंगे तो दूसरे स्क्वायर की साइड या तो इस इंफॉर्मेशन से या इस इंफॉर्मेशन से पता लगाई जा सकती है। तो हम एरिया से ना पता लगा के हम किससे पता लगाएंगे, किससे, इससे, या उससे पता लगाए, एरिया से पता लगाएं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। एरिया से पता लगाते हैं हम दूसरे स्क्वायर की, एक किसी भी एक स्क्वायर की साइड को मान लेते हैं या छोटे स्क्वायर की साइड को मान लेते हैं x, तो बड़े स्क्वायर की साइड को हम एरिया वाली इंफॉर्मेशन से पता लगाते हैं। पता लगने के बाद वो दोनों साइड्स की जो वैल्यू है वो अपन पेरीमीटर वाली स्टेटमेंट में पुटअप करते हैं और वहां से x की वैल्यू सॉल्व करके, ठीक है। ओके, तो लेट्स से कि ये है स्मॉलर स्क्वायर और ये है लार्जर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है साइड, साइड मैंने इसकी मान ली x, मैंने इसकी क्या साइड मान ली, x। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये लो, पेरीमीटर क्या मतलब होता है, साइड का 4 गुना, साइड 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 साइड, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ बाउंड्रीज। तो अगर स्मॉलर स्क्वायर की साइड x है तो पेरीमीटर कितना होगा, बट मैं एरिया से पता लगा रहा हूं ना। चलो तो एरिया लिखो, तो इसका एरिया क्या होगा बोलो, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया x का स्क्वायर, ठीक। क्या पूछ रहा है, कहीं जाना है तेरे को, पीएम के साथ मीटिंग है, सुधाकर सर भी आवाज लगा देंगे, सुधाकर सर भी आवाज लगा देंगे, कहीं और मीटिंग थोड़ी ना तय की पीएम सीएम के साथ, कोई एमएलए फैमिली के साथ, कहीं और कोई भंडारा कार्यक्रम हो, नहीं ना, ठीक है। ओके, तो हमको क्या है, दोनों के एरिया का कनेक्शन गिवन है, इसका एरिया और इसके एरिया का कनेक्शन गिवन है, उस कनेक्शन को यूज करके मैं इसका एरिया निकालूंगा और इसके एरिया से फिर इसकी साइड निकालूंगा, समझ आया। तो पहले मैं एरिया का कनेक्शन देखता हूं, तो एरिया का कनेक्शन ये है कि दोनों के एरिया का सम है कितना, 468, दोनों के एरिया का सम है कितना, 468। तो लेट्स से कि इसकी जो साइड है, कुछ भी मान लो एक बार के लिए, इसकी साइड को मैं साइड ही लिख देता हूँ, साइड है ना, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा, और उसका एरिया तो गिवन है ही सही, एक्स स्क्वायर, और इन दोनों एरिया का सम कितना है, 468। तो यहां से इस स्क्वायर की साइड का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो 468 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो वहां पे रूट लगेगा, तो इस हिसाब से इसकी जो साइड आई वो कितनी आई, 468 माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट, क्लियर। और इसका एरिया कितना आया था, इसका एरिया इसी का स्क्वायर होगा, ये जो साइड है इसी का स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कट के क्या आ जाएगा, 468 माइनस एक्स। फाइन, यहां तक क्लियर है। मैंने एरिया का, देखो आप ऐसे भी देख सकते हो यार, दोनों के एरिया का सम अगर 468 है, आप अगर ये सब चीज नहीं भी करते तो कॉमन सेंस है, दोनों के एरिया का सम कितना है 468, तो एक का एरिया अगर एक्स स्क्वायर है तो दूसरे का एरिया 468 में से एक्स स्क्वायर माइनस करके आएगा, नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स से कि इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता और दोनों के एरिया का सम 468 होता, तो इसका 368 आता, नहीं आता, इस 468 में से 100 माइनस करता ना अभी मैं, तो अभी क्या है इसका एरिया एक्स स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा, 468 में से आप एक्स स्क्वायर को माइनस कर दो, एक बार इसका एरिया आ गया तो इसका साइड क्या हो जाएगी, उसी का रूट, ठीक है। अब पेरीमीटर का कनेक्शन देखते हैं, पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 गुना इसका, किसका, इसका, 4 इंटू रूट ऑफ 468 माइनस का एक्स, और उधर भी 4 गुना किसका, इसका,
ये इसका पेरीमीटर है, ये इसका पेरीमीटर है, और पेरीमीटर में कनेक्शन क्या है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24। अब पेरीमीटर बड़ा किसका होगा, बड़े वाले का ही होगा, और छोटा किसका होगा, छोटे। तो यानी इसमें से इसको माइनस कर दूं, मैंने इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 24 आएगा, इस पेरीमीटर में से इस पेरीमीटर को माइनस कर दूं 24 आएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती है 4 इंटू रूट ऑफ 468 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू 24। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रूट वाली क्वांटिटी एक जगह छोड़ते हैं और बाकी सबको उधर भेजते हैं। अगले पेज से स्टार्ट करता हूं मैं, अच्छे से देखना। हमारे पास फाइनल स्टेप क्या आ गई है, 4 इंटू 468 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 24। तो मैंने क्या कहा, रूट वाली क्वांटिटी को इधर छोड़ो, बाकी सबको वहां भेजो। तो बाकी सब कौन कौन बचा, एक तो ये बचा और एक ये 4 बचा, इन दोनों को वहां भेजना है। ठीक है, जब भेजने की बारी आती है तो दूर के रिश्तेदार को पहले भेजेंगे और पास के रिश्तेदार को बाद में भेजेंगे। तो पहले इसको भेजेंगे, तो -4x उधर जाके क्या हो जाएगा, +4x। अभी 4 इधर ही कायम है इसी के साथ, -4x उधर जाके क्या हो जाएगा 24 + 4x। ठीक है, अब 4 को भेजोगे तो 4 जो है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो इधर कौन बचा 468 इंटू लगा दिया, देखो माइनस का ना, 468 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उधर क्या हो जाएगा 24 + 4x डिवाइडेड बाय 4, ऐसे हो जाएगा। अब 24 और 4x में से भी 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं 4 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है 6 + x, और नीचे 4 और है तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये कुल मिला के 6 + x के बराबर है। ठीक है, अब एक जगह रूट है और एक जगह नॉन रूट है, रूट हटाने का एक ही तरीका होता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा बोथ द साइड्स, इसका भी होगा और उधर जो वैल्यू 6 + x है ये उसका भी होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट के क्या आ जाएगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 468 माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर 6 + x का होल स्क्वायर कर दो a + b के होल स्क्वायर से, तो 6 का स्क्वायर 36, 2ab यानी 12x, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, क्या करूं मैं, सबको वहां भेज दो। देखो इस एक काम करो, -x² को तो वहां भेज दो और 36 को यहाँ ले आओ। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 468 माइनस का 36, वहां क्या हुआ -x² उधर जाके +x², और +x², एक x² और बैठा है तो 2x² हो जाएगा, समझ आया, x² + x² 2x, और उसके साथ में +12x भी बैठा है। इसको माइनस करना जरा, कितना हुआ 468 माइनस 36, 2 3 432 हो जाएगा, ये हो जाएगा 432। अब आप यहाँ पे वही स्टेप अप्लाई कर सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन में करी थी, जस्ट फ्लिप दैम। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 2x², इधर लिख देता हूँ 12x, और उधर लिख देता हूँ मैं 432। देखो तीनों में से 2 2 2 कॉमन आ रहा है, तो तीनों में से 2 2 2 उड़ा दो, इसमें से 2 उड़ा देंगे तो x², इसमें से 2 उड़ा देंगे तो 6x, उसमें से 2 उड़ा देंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 6, तो x² + 6x बराबर 216। ये बचा लास्ट फाइनल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, x² + 6x, और उधर को क्या बचा था 216, यही बचा था। ठीक है, 216 को भी इधर बुला लें अगर, तो इट विल बी लाइक -216 बराबर 0। फाइनल इक्वेशन रेडी है। ठीक है, इसको सॉल्व कौन से मेथड से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो -b की वैल्यू क्या है 6, प्लस और माइनस b का स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4ac, तो 4 इंटू a क्या है, a है 1, और c क्या है, c है माइनस का 216 डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है 2 इंटू 1, तो ये विल बी -6 प्लस और माइनस √36 माइनस माइनस प्लस, एंड व्हाट इज 4 इंटू 216, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6, 4 2 जा 8, राइट, डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो -6 प्लस और माइनस ऐड कर दो दोनों को, 36 एंड 864 ऐड होकर 900 कंप्लीट हो रहा है, तो √900 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2, √900 एवरीवन नोस क्या होता है √900
30 डिवाइडेड बाय 2। एक बार तो करो -6 के साथ +30 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार करो -6 के साथ -30 डिवाइडेड बाय 2। तो -6 + 30 24 बाय 2 12, और -6 -30 -36 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 18, राइट। अब x क्या माना था, ये x की वैल्यू है, x क्या माना था, साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो स्मॉलर स्क्वायर की साइड कभी नेगेटिव होगी तो आप चलो, आपकी छुट्टी हो गई, ये वैलिड आंसर है। तो यानी कि स्मॉलर, आपसे क्या पूछा था, दोनों स्क्वायर की साइड बताओ मुझे, आपसे क्या पूछा था, दोनों की साइड बताओ। तो साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, एक ये चीज पता करनी है आपको, एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, एक ये चीज पता करनी है आपको, राइट। तो आपने साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या माना था, x, उस हिसाब से 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। लेकिन लार्जर स्क्वायर की साइड क्या मानी थी आपने, याद करो, होल रूट ऑफ 468 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो होल रूट ऑफ 468 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर यानी 144। 468 में से 144 गया, बताओ कितना बचा, 4 2 324। तो 324 का रूट करोगे, रूट ऑफ 324 कितना होता है, बोलो। हाँ ऑब्वियसली 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। लार्जर स्क्वायर की साइड आ गई 18 सेंटीमीटर, स्मॉलर स्क्वायर की साइड आ गई 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करो पीछे, रेडी हो टेस्ट के लिए, बाकी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, आ जाओ। 12 और 18 सेंटीमीटर फाइनल, ठीक है। जस्टिफिकेशन टाइम, जस्टिफिकेशन टाइम, डोंट फॉरगेट दैट। देखो भाई, हमारे हिसाब से स्मॉलर, ये सब हटा देता हूं मैं, साइड तो निकाल चुका हूं ना दोनों की, बोलो। स्मॉलर स्क्वायर की साइड कितनी निकली 12, और लार्जर की कितनी निकली 18। ये फाइनल आंसर है हमारे। उस हिसाब से एरिया कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर मतलब 144 होगा, और लार्जर स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 18 का स्क्वायर अभी भी किया था हमने 324। ओके, अब निकालो दोनों का पेरीमीटर। तो साइड से पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं हम। 18 का 4 गुना यानी कि 72, 18 का 4 गुना यानी कि 72, और 12 का 4 गुना यानी कि 48, राइट। अब उन्होंने जो जो कहा वो चीज हो रही है क्या, चेक करो। उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा था कि एरिया के बीच का जो सम है वो 468 है। तो इसके एरिया और इसके एरिया का सम 468 आ रहा है क्या, चेक करो। दोनों के एरिया का सम 468 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज उन्होंने ये कही थी कि पेरीमीटर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 24। तो आप चेक करो पेरीमीटर का डिफरेंस 72 - 48, 24 आ रहा है क्या, आ रहा है। तो दोनों चीजें जो उन्होंने कही थी वो जस्टिफाइड हो गई। दैट मीन्स हमारे जो साइड्स निकली है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर। तो जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन की हाँ आंसर करेक्ट है। ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। Okay students, so now we will complete question number 9 of your exercise number 4.3, है ना, 4.3 है 4.4 है, 4.3, फाइन, the last question of your exercise। तो उसके लिए हमको एक पूरा टॉपिक सीखना पड़ेगा पहले। एक बार पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इज, 2 वाटर टैप्स, 2 पानी के नल हैं, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। एक टैंक को भर सकते हैं दोनों अगर साथ में काम करें। साथ में काम करें मतलब दोनों को साथ में खुला छोड़ दिया जाए तो 9 3/8 आवर्स में वो उस टैंक को भर देते हैं। 9 3/8 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 9 × 7, या फिर ऐसे मान सकते हो कि 9 घंटे तो पूरे हैं और 1 घंटे का इतना पार्ट है, 3/8 पार्ट है ना। The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Next, ये अलग लिहाज से अपने को सोचने में मजबूर कर रहा है कि अगर हम दोनों वाटर टैप्स को एक साथ ना खोल के अलग अलग खोलें तो वो क्या कह रहा है कि जिसका डायमीटर लार्जर है, डायमीटर मतलब उसका मुंह, जहां से पानी निकलेगा उसका जो मुंह है जिसका बड़ा है, या यूं मान लो जो बड़ा वाला नल है, ऑब्वियसली बड़ा वाला नल है तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा तो टैंक जल्दी भरेगा तो टाइम कम लगेगा। तो जो बड़ा वाला नल है वो क्या करता है, 10 घंटे कम लेता है, समय कम लेता है 10 घंटे छोटे वाले नल से। दैट मीन्स अगर छोटे वाले नल को, स्मॉलर टैप को भी अलग से खोल दिया जाए और लार्जर टैप को भी अलग से खोल दिया जाए तो स्मॉलर टैप जितने भी घंटे लेता है, लेट अस से मान लो ये 20 घंटे लेता है,
या मान लो ये 15 घंटे लेता है, तो इससे 10 घंटे कम वो लेता है, वो 5 ही घंटे लेता है। ये चीज समझ में आई? ठीक है, ये चीज समझ में आई भाई। स्मॉलर टैप को मैंने खोला और टैंक भरने पे लगा दिया। स्मॉलर टैप से कहा भाई तेरे को अकेले को पूरा टैंक भरना है, तो उसने पूरा टैंक जो है अकेले ने 15 घंटे में भरा। अब फिर बारी आई लार्जर टैप की, वापस टैंक खाली कर दिया मैंने। अब मैंने कहा देख लार्जर टैप तू कितने घंटे में भर के देता है, तो उसने स्मॉलर टैप ने जितना टाइम लिया था उससे 10 घंटे कम टाइम लिया। दैट मीन्स 5 घंटे का ही टाइम दिया उस टैंक को भरने के लिए। कम टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये लार्जर है, इसमें से ज्यादा पानी निकलता है, तो टैंक जल्दी भरता है। ये चीज समझ में आई सभी को? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। और फिर जब दोनों को साथ में लगा दिया, दोनों को एज ए टीम मैंने काम करवाया कि एक काम करो दोनों साथ में काम करो, तो दोनों ने मिलके वो टैंक कितने घंटे में भरा? 93/8 आवर्स में भरा। तो ये तो हो गई गिवन इंफॉर्मेशन। अब पूछ क्या रहा है? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द वाटर। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना 15 घंटे में ये भरेगा और 5 घंटे में ये भरेगा, तो ये तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उसने जो पूछा है, उसने ये पूछा है कि ये जो आप एग्जाम्पल ले रहे हो ना, ये एग्जाम्पल मतलब ये एक्चुअली बता दो कि स्मॉलर टैप एक्चुअली कितने घंटे में भरता है, और लार्जर टैप को भी अकेला छोड़ दिया जाए तो वो भी टैंक को कितने घंटे में भरता है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिया एक्चुअली उसी एग्जाम्पल की जगह एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए वही क्वेश्चन ने पूछी है। ठीक है, समझ आया? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। टाइम एंड वर्क एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है मैथ्स का, जो हमने 7th 8th से सीखा था। ठीक है, टाइम और वर्क एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। टाइम एंड वर्क क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। दैट मीन्स टाइम निकालना हो तो वर्क का रेसिप्रोकल कर दो, या फिर वर्क निकालना हो तो टाइम का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमको 7th 8th क्लास में सिखाया होगा टीचर ने, बट भूल गए, कोई बात नहीं। टाइम एंड वर्क क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम निकालना हो तो वर्क का रेसिप्रोकल कर देते हैं, और वर्क निकालना होता है तो टाइम का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं अभी, बिल्कुल इससे भी ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आप इसकी वीडियो देखोगे तो जब ये चैप्टर हुआ था बिल्कुल इससे भी ज्यादा डिटेल में, बिल्कुल खोद खोद के अंदर से चीजें निकाली हुई है। तो उस लेवल पे सीखना चाहते हो तो फिर प्लीज वो वीडियो देखो। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बिकॉज दिस इज ए रिविजन एक्सरसाइज। तो टाइम इज इक्वल्स टू वर्क का रेसिप्रोकल, वर्क इज इक्वल्स टू टाइम का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से रिया आप अगर आपका होमवर्क, कोई होमवर्क दिया, मैंने दिया आपको कोई होमवर्क, अगर आप आपका होमवर्क 2 days में करते हो तो मुझे बताना रिया कि आप एक दिन में कितना होमवर्क करते हो, कितना होमवर्क कर पाओगे? अगर पूरा होमवर्क 2 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना होमवर्क कर पाओगे? 1/2। 1/2, दैट मीन्स हाफ। कॉमन सेंस की बात है कि 2 दिन में अगर मुझसे पूरा काम होता है तो एक दिन में आधा ही होगा। बोलो कॉमन सेंस की बात है या नहीं है? हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 भी लिख सकता हूँ। अगर यही थोड़ा सा चेंजेस कर दूं मैं, रिया मुझे बताओ अगर आप आपका काम 3 दिन में करते हो, अब एक दिन में कितना करोगे? 1/3। 1/3 ऑब्वियसली, 1/3 हिस्सा आप एक दिन में कर रहे हो तभी तो 3 दिन में पूरा हो रहा है। सिमिलरली 4 दिन में करते हो तो फिर 1/4। तो आप देख पा रहे हो जो टोटल टाइम है और जो एक दिन का काम है, ये तो है टाइम, ये है वर्क। दैट इज टाइम, दैट इज वर्क। तो टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं या नहीं है? जब 2 days हो रहा था तो एक दिन का काम 1/2 हो रहा था, जब 3 days हो रहा था तो एक दिन का काम 1/3 हो रहा था, जब 4 days हो रहा था तो एक दिन का काम 1/4 हो रहा था। तो यू कैन क्लियरली सी कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं या नहीं है ना? ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए था। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बातें सभी को? यस सर। अब एक और दूसरी चीज, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि टाइम इज इक्वल्स टू 1/वर्क एंड वर्क इज इक्वल्स टू 1। ये फिजिक्स में भी सीखते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और सुनो। इधर तो मैं लेता हूं टाइम, इधर मैं लेता हूं वर्क।
ऐसे एग्जाम्पल लेके आपसे कुछ पूछते हैं और अब की बार पूछेंगे हम, किससे पूछूं? आकांक्षा। आकांक्षा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आकांक्षा एक छोटी सी बात का जवाब देना मुझे, है ना, कि लेट अस सपोज कि मान लो आकांक्षा कोई काम को 2 दिन में करती है। आकांक्षा कोई काम को 2 दिन में करती है, तो ऐसी 2 आकांक्षा हो जाएं, मतलब आकांक्षा का ट्वाइस कर दूं मैं, आकांक्षा की कोई बहन भी आ जाए या आकांक्षा जैसी एक और लड़की आ जाए, मैंने टीम में जोड़ दी, तो अब जो काम है कितने दिन में कंप्लीट होगा? बोलो। सर 4 days में। 4 days में। पक्का? हाँ सर। अच्छा, तो लेट अस से कि आकांक्षा को मैंने कोई भी काम दे दिया। ध्यान से सुनना आकांक्षा, बिल्कुल गहराई से सुनना। मैंने आकांक्षा को कोई भी काम दे दिया, आकांक्षा ने कहा सर मैं 2 दिन में कर पाऊंगी, यही मेरी कैपेसिटी है। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, 2 दिन में कर लेना। अब मैंने आकांक्षा के साथ उसकी फ्रेंड किसको बनाया? उसकी फ्रेंड बना देते हैं एंजल को। तो आकांक्षा के साथ एंजल जुड़ गई, तो अब आप दोनों को मिलके 4 दिन लगेंगे वो काम करने में। बोलो आकांक्षा, आपसे सवाल है। समय समझ ही नहीं पाई। आप समझ ही नहीं पाए, ओके कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको काम दिया, कोई काम बताओ यार, अच्छा से कोई काम बताओ। लेटेस्ट से मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, जैसे साइंस में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको स्कूल से भी मिलते होंगे, है ना, सीबीएसई में तो मिलते ही हैं, कि मान लो थर्माकोल का आपको कुछ बनाना है, थर्माकोल शीट से आपको कुछ बनाना है, एक सर प्रोजेक्ट दिया। तो आकांक्षा ने कहा कि सर मैं 2 दिन लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने आकांक्षा की टीम में एंजल को जोड़ दिया। तो वो जो प्रोजेक्ट आप 2 दिन में बनाने वाले थे, अब आप वही प्रोजेक्ट एंजल की मदद से 4 दिन में बनाओगे क्या? हाँ सर, 1 दिन में बना लेंगे। तो आप तो कह रहे हो कि आकांक्षा जैसी एक लड़की और मिल जाए तो 4 दिन में काम कंप्लीट होगा। भाई अगर मैंने आपको एक आदमी और दे दिया तो क्यों दिया? टाइम बढ़ाने के लिए थोड़ी ना दिया, टाइम कम करने के लिए दिया ना। कम करने के लिए। तो यस फिर सर। यानी कि आपका आंसर ये 4 डेज सही है क्या? बताना जरा। नो सर, गलत है। गलत है। आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 1 डे। 1 day। 1 डे आना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि टाइम को डायरेक्टली डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। टाइम को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और सुन लो। अगर मान लो आकांक्षा किसी काम को 2 दिन में करती है एंड उसकी फ्रेंड एंजल मान लो किसी काम को 3 दिन में करती है, तो आकांक्षा एंजल की टीम बना दी जाए, आकांक्षा एंजल की टीम बना दी जाए, तो क्या वो काम 2+3 5 डेज में होगा क्या? क्या वो काम 2+3 5 डेज में होगा क्या? सही है क्या मेरा आंसर? कि आकांक्षा 2 दिन में करती है, एंजल 3 दिन में करती है, दोनों को मिला दिया, तो अब 2+3 5 दिन लगेंगे क्या दोनों को मिलके एज ए टीम काम करेंगे? तो बोलो नो कितने सर। दिन लगेंगे, वो नहीं पूछ रहा हूं, ये 5 दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये आंसर सही है क्या? गलत है ना? गलत है। नो तो सर। यू कैन सी कि मैं 2+3 कर पाया क्या? यहाँ पे मैं 2+3 बराबर 5 कर पाया क्या? नहीं कर पाया, बिकॉज टाइम को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है सारी चीजें? टाइम के रेफरेंस में सारी चीजें क्लियर हैं? यू कैन नॉट डायरेक्टली ऐड टाइम, यू कैन नॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट टाइम, ना तो ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं वर्क की Yes, बात sir. करते हैं। अब करते हैं वर्क की बात। सेम वही 2 फ्रेंड्स लेता हूं मैं, आकांक्षा। अब की बार उसकी फ्रेंड एंजल जवाब देगी। एंजल मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। मुझे बताओ आकांक्षा ने जब भी वर्क की बात करेंगे ना, सुनो, जब भी वर्क की बात करेंगे तो एक दिन टाइम हम अज्यूम कर लेंगे कि टाइम 1 दिन है और 1 दिन के वर्क की बात हो रही है ना। तो अब मैं बार बार बोलूं या ना बोलूं, अज्यूम कर लेना कि वर्क कितने दिन का की बात कर रहा हूं मैं, 1 दिन के वर्क की बात कर रहा हूं। आकांक्षा मान लो 1 दिन में
एक दिन में आकांक्षा मान लो 30% काम करती है, कोई काम देता हूं मैं उसको, 30% काम वो करती है। अब मैंने आपको एंजल को भेज दिया उसके पास कि एंजल जाओ उससे उसकी काम में हाथ बटाओ, और मान लो एंजल की कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 25% काम करती है। तो अब आकांक्षा एंड एंजल, आकांक्षा प्लस एंजल की जो टीम है वो एक दिन में कितना काम कर पाएगी? 55%। 55%। सही बताया क्या एंजल ने? एवरीवन एवरीवन विल आंसर कि वेदर एंजल इज राइट और रॉन्ग, कि टोटल काम 55% होगा एक दिन में। नॉनी आप बताओ, एंजल का आंसर सही है क्या 55%? यस सर। सही है। अंशिका आप बोलो। यस सर। सृष्टि? सही है क्या? बोलो 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 बोलो। देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया ना, क्वेश्चन यूं ही खत्म हो जाएगा पढ़ते पढ़ते ही। जो ज्यादा टाइम मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को देता हूँ, क्वेश्चन को हमेशा कम टाइम देता हूँ। चलो, सृष्टि डज नॉट वांट टू आंसर। और कोई? अनुष्का आप बताओ, एंजल ने सही जवाब दिया क्या 55%? अनुष्का? निहारिका आप बोलो। निहारिका बोलो। रिया आप बोलो। यस सर। सही दिया। देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है, आकांक्षा ने इतना काम किया, एंजल ने इतना काम किया, तो दोनों ने मिला तो दोनों का काम ऐड होगा ना यार, होगा नहीं होगा? मान लो आकांक्षा जो है राइट साइड की दीवार को पेंट करती है, एंजल जो है लेफ्ट साइड की दीवार को पेंट करती है, और दोनों को साथ में लगा देंगे तो सेम टाइम के अंदर दोनों दीवारें पेंट हो जाएंगी ना, इसका काम और इसका काम ऐड हो जाएगा ना। दैट मीन्स वर्क को मैं डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, जो चीज मैं टाइम के केस में नहीं कर पा रहा था, डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो टोटल काम 55% हो रहा है, उसमें एंजल का काम 25% है, तो मैं निकाल सकता हूं कि आकांक्षा का काम 30% रहा होगा, 55 में से 25 माइनस करके। तो इस बार मैं क्रॉस नहीं लगा रहा हूं, टिक मार्क लगा रहा हूं। वर्क को मैं डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, बट मैं टाइम को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं। ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। अब बात करते हैं कि सर अगर टाइम को डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो क्या करें? आप तो कह रहे हो कर ही नहीं सकते, तो कैसे करें? तो करने का तरीका यह है कि टाइम को पहले वर्क में कन्वर्ट करो, फिर वर्क को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर लो। एक बार ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया तो अभी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद अभी वर्क की फॉर्म में है, फिर वर्क को वापस टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये सर्कल समझ में आया, साइकिल समझ में आई है? भाई टाइम को आप डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, टाइम को वर्क में बदल दो। अब आप कहो सर वर्क में कैसे बदले? अभी अभी इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट समझाया था कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे तो वो वर्क बन जाएगा। वर्क को तो आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हो, करने के बाद जो मिला वो भी अभी भी वर्क ही है। वर्क को वापस रेसिप्रोकल कर दो तो वापस वो क्या हो जाएगा? टाइम बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या? तो मैं सीधे क्वेश्चन पे चल रहा हूं फिर। चीजें समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल ले लो। ये यहाँ पे हम 2 और 3 5 नहीं कर पाए थे ना, तो एक्चुअली कैसे सॉल्व करें फिर इसको? यहाँ पे हम 2 और 3 5 तो आंसर गलत हो गया था हमारा। तो अब अगर मुझे आकांक्षा और एंजल दोनों मिलके काम करेंगी तो कितने दिन लगेंगे? मेरा सपोज करो क्वेश्चन ये, सब कुछ भूल जाओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आकांक्षा 2 दिन में काम करती है, कोई काम देते हैं, तो एंजल 3 दिन में करती है, दोनों को मिक्स कर दें तो कितने दिन में काम होगा? तो इसका आंसर मैं इसी लॉजिक से दूंगा। मैं टाइम को डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकता, ये टाइम है ये टाइम है, आई कैन नॉट ऐड टाइम डायरेक्टली, लेकिन मैं टाइम को पहले वर्क में कन्वर्ट कर दूं तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। अब ये वर्क बन चुका है, अब ये वर्क बन चुका है और वर्क को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं 1/2 में 1/3 ऐड कर दूंगा, इट विल गिव मी 3 + 2 5/6 करके देख लेना, एलसीएम आएगा।
अब ये 5/6 जो है ये अभी भी वर्क है, इस वर्क को मैं वापस रेसिप्रोकल करके 6/5 बना दूंगा, तो एंजल एंड आकांक्षा दोनों मिलके 6/5 डेज में काम करेंगी। दिस इज द आंसर, ना कि 2 + 3 5 डेज। 2 + 3 5 डेज आंसर गलत है, आंसर क्या करेक्ट है, 6/5 डेज। समझ में आया? कैसे टाइम को डायरेक्टली ऐड करेंगे, मतलब डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, इसे घुमा फिरा के कैसे ऐड करेंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे। पहले वर्क में चेंज करेंगे, वर्क को ऐड करेंगे, फिर वापस रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर Yes, टू sir. ऑल? ओके, चलो अब चलते फटाफट क्वेश्चन पे। अब आपको क्वेश्चन यूं ही समझ में आ जाएगा। अब क्या है, ये सारी कॉन्सेप्ट अपने को इक्वेशंस में अप्लाई करनी है। भाई दो टैप्स हैं, जैसे अभी मैंने आकांक्षा एंड एंजल दो फ्रेंड्स ली, तो ऐसे ही दो टैप्स हैं, एक लार्जर एक स्मॉलर। तो जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर टैप से। तो स्मॉलर टैप का जिक्र बाद में हो रहा है, चेक करो, देन के बाद में आ रहा है। तो मैं स्मॉलर टैप के टाइम को एक्स मान लेता हूं। लेट अस से ये तो हो गया स्मॉलर टैप, जिसका जिक्र बाद में होता है, हम जनरली उसको एक्स मानते हैं, ये लेता है एक्स आवर्स। तो लार्जर टैप जो लेगा वो इससे 10 घंटे कम लेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो लेस देन द स्मॉलर वन, स्मॉलर अगर एक्स घंटे लेता है तो ये 10 घंटे से कम लेगा, एक्स माइनस 10 आवर्स लेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये टाइम है दोनों का, ये दोनों का टाइम है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो मैं आगे चलूँ, ये दोनों का टाइम है, दोनों टैप्स का मतलब। चले क्या आगे? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर ये दोनों टैप्स मिलके काम करते हैं तो कितने घंटे लेंगे? तो मैं ऐसे तो कर नहीं सकता कि सर इन दोनों को जोड़ दूं, जैसे अभी मैं 2 और 3 5 नहीं कर पाया था, वैसे x - 10 और x को भी नहीं जोड़ पाऊंगा। तो क्या करना चाहिए, टाइम को पहले वर्क में तब्दील करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसका वर्क जब कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, ये इसका रेसिप्रोकल बनेगा। इसका जब वर्क में इसके टाइम को जब वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/x। अब ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, और वर्क को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। और ऐड ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि दोनों टैप्स साथ में काम कर रहे हैं, तो ऐड करूंगा मैं। तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, लेट अस ऐड देम, यही कर देता हूं। तो x - 10 एंड x का एलसीएम हो जाएगा x × x - 10, और ऊपर क्या आएगा, x1 जा x और x - 10 1 जा x - 10। ठीक है, इक्वल टू, और थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, तो x + x 2x -10, और नीचे x × x करूंगा x² और x × -10 करूंगा -10x। तो ये दोनों का कंबाइंड वर्क है, क्योंकि मैंने दोनों को वर्क में कन्वर्ट करके इनका वर्क ऐड कर दिया। दिस इज माय कंबाइंड वर्क। क्या कहूंगा मैं इसको, ये दोनों का कंबाइंड वर्क है। तो कंबाइंड वर्क का जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे, कंबाइंड वर्क का जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करो, x² - 10x डिवाइडेड बाय 2x - 10, तो ये हो जाएगा दोनों का कंबाइंड टाइम। कंबाइंड टाइम भाई अलग अलग का जब रेसिप्रोकल किया, इसके टाइम का रेसिप्रोकल किया तो इसका वर्क आया, इसके टाइम का रेसिप्रोकल किया इसका वर्क आया। दोनों के टाइम को कंबाइंड ही नहीं कर पाते हम डायरेक्टली, तो हमने वर्क को कंबाइंड कर दिया। वर्क को कंबाइंड कर दिया तो दिस इज माय कंबाइंड वर्क। अब कंबाइंड वर्क का रेसिप्रोकल करूंगा तो कंबाइंड टाइम आएगा, और यही आपको चाहिए था कि दोनों जब साथ में काम करेंगे तो कंबाइंड टाइम कितना लगेगा, तो इतना टाइम लगेगा। और इतना टाइम बुक में कितना गिवन है, 9/3/8 आवर्स। बुक के अकॉर्डिंग 9/3/8 है, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा 9/3/8। 9/3/8 से क्यों इक्वेट किया, क्योंकि बुक में गिवन है कि दोनों मिलके काम करते हैं तो टैंक कितने घंटे में भरता है। तो ये कंबाइंड टाइम एज पर द क्वेश्चन, ये कंबाइंड टाइम एज पर मी, इन दोनों को इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। इतना समझ आया हो तो फिर मैं अब इक्वेशन पे चलूं सॉल्व करने पे। 9/3/8 को सॉल्व करो प्लीज। Yes, sir. 9 8 जा 72, 72 में 3 जोड़ा 75, 75/8। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दो, x² - 10x डिवाइडेड बाय 2x - 10 इक्वल्स टू 75/8। x² - 10x डिवाइडेड बाय 2x - 10 इक्वल टू व्हाट, 75/8। 75/8। ठीक है, कैसे करेंगे आगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और क्या करेंगे, इसको इससे इसको इससे। तो 8 × x², 8x², 8 × -10x 80x, और RHS में हो जाएगा 75 2 जा 150x माइनस 75 × 10 750। सबको बुला लो यहाँ पे, 8x² माइनस का 80x माइनस का 150x
और -70 बिकम्स +750 इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर -80 और -150, तो माइनस का 15 और 8 23, 230x + 750 इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 4x स्क्वायर 115x 375 इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा, 0 से डिवाइड होके 0 बन जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन इज 4x स्क्वायर -115x + 375 इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई है। जल्दी से मुझे बताओ कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहोगे? विच मेथड वुड यू प्रेफर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। इक्वेशन लिख देता हूं, 4x स्क्वायर, फिर क्या था -115x, फिर क्या था प्लस का 375 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? -b + और माइनस होल रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो टिप्स पे कोई नींद में एकदम से उठा के भी पूछे ना, यार जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता, तो नींदों में ही निकले आवाज -b + और माइनस होल रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। माइनस b की वैल्यू क्या रहेगी बोलो? ये b होगा। देखो b नेगेटिव है ना, एक नेगेटिव तो फॉर्मूला में है और b की वैल्यू भी नेगेटिव है। प्लस और माइनस b का स्क्वायर यानी -115 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 इंटू a क्या होगा? a होगा 4 और c क्या होगा? c होगा 375 होल डिवाइडेड बाय व्हाट? 2a। a क्या होगा? अगेन 4 होगा। माइनस माइनस प्लस 115 प्लस और माइनस 115 का स्क्वायर क्या होता है? 13225। 13,225। ठीक है, कैसे करते हैं क्विकली? 115, 100 से 15 ज्यादा है ना, ये 15 और ऐड कर दो, कितना हो गया? 130। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 225 का 2 को दो और 25 11 करके किया है। कैसे किया है? 11 × 12 और फिर 5 का स्क्वायर। अच्छा, वो तो फिर 11 × 12 यानी 5 का स्क्वायर, यानी वो जो अभी मैंने पहले मेथड बताया आपको ना, उससे भी कर सकते हो, लेकिन फिर उससे 114 का हो तो नहीं कर सकते ना, उससे 114 का हो तो नहीं कर सकते ना। तो जो भी 100 के आसपास के नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करने का फिर दूसरा तरीका है। उसका तरीका क्या है? जैसे ये 100 से 15 ज्यादा है, जितना भी ज्यादा है उतना और जोड़ दो। 130 हो गया। अब कितना जोड़ा था आपने? 15, उसका स्क्वायर होता है 225। 225 में से 25 तो यहाँ लिखो और 2 इसको दे दो, 132 25। ऐसे आप 114 का भी कर सकते हो। 100 से ये 14 ज्यादा है तो 14 और जोड़ दो, कितना हो गया? 128। और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 196 का 96 तो इसको दे दो और 1 और ऐड कर दो, तो 12996। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। और किसी को समझनी हो, बिल्कुल इच्छा ही है कि नहीं सर समझनी है, पूरी डिटेल में बताओ, तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको बता दूंगा। चलो आगे देखते हैं। -4 4 जा 16 × 370, ये मल्टीप्लाई करो जल्दी से। तो 16 5 जा 80, रिमाइंडर 8। 16 7 जा 112, 112 और 8 120, 12। 16 जा 48 एंड 12, 6000 आ रहा है क्या? चेक करो। यस सर। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 4 जा 8, 115 प्लस और माइनस, इसको माइनस कर दो जरा। 6000, 13000 में से 6000 के 7000 और 7225 का रूट तो अभी आज सुबह की क्लास में किया है। कितना था बताना जरा? अभी सुबह की क्लास में किया है 7225 का रूट 85। 8 9 जा 72 होता है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है यहाँ तक? एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। 115 प्लस 85 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था? नीचे था 8, और एक बार जो है घटा दो, 115 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 8। सो इट कम्स आउट टू बी 200 डिवाइडेड बाय 8। इट कम्स आउट टू बी 115 में से 85 यानी 30 डिवाइडेड बाय 8। काटोगे तो ये मिलेगा 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। ये तो कंप्लीट आ रहा है 25 आवर्स, क्योंकि टाइम माना था आपने। और 30/8 को सॉल्व करेंगे तो 4 15, 15/4 का मतलब हो गया 4 3 जा 12, बचा 30, 4 7 जा 28, 3.75 आवर्स यानी 3.25 घंटे।
ठीक है, तो अब दो केस बन रहे हैं और दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं भाई, तो दोनों वैलिड है अभी तक, हाल फिलहाल तक दोनों वैलिड है, हाल फिलहाल तक दोनों वैलिड हैं क्योंकि टाइम पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव ही आ रहा है। बट अब आगे देखें, क्या बता आगे चल के इनवैलिड हो जाए दोनों में से कोई एक। तो हमने क्या माना था, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ये हमको निकालना था, मतलब दोनों टैप्स के टाइम निकालने थे। और दूसरी चीज क्या निकालनी थी, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, बाय लार्जर टैप। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप हमने x माना था, राइट, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप हमने क्या माना था, x-10 माना था, राइट। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो x की क्या वैल्यू आई, या तो 25 घंटे ले रहा होगा स्मॉलर टैप, या फिर 3.25 घंटे यानी 3.75। तो अभी तक तो स्मॉलर टैप के तो दोनों टाइम जो है वैलिड है, ये भी ले सकता है ये भी ले सकता है। लार्जर टैप के देखते हैं, x में से 10 घटाना है, तो 25 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 घंटे, ये तो वैलिड है। और x में से x क्या है, दूसरी तरफ का x क्या है, 3.75, तो 3.75 में से जब मैं 10 घटाऊंगा तो कुछ नेगेटिव आंसर मिलेगा, नेगेटिव का 6.25 मिलेगा। तो लार्जर टैप का टाइम x की इस वैल्यू से नेगेटिव आ रहा है, बोलो। तो लार्जर टैप का टाइम अगर x की इस वैल्यू से नेगेटिव आ रहा है तो वो टाइम तो इनवैलिड है ही सही, x की ये वैल्यू भी इनवैलिड है, ये पूरा केस ही इनवैलिड हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का। ठीक है बच्चों, ये पूरा का पूरा केस ही इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलर टैप का टाइम तो चलो मान लिया पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन स्मॉलर टैप के इस टाइम की वजह से लार्जर टैप का टाइम नेगेटिव आ रहा है, तो वो नेगेटिव टाइम जो है इनवैलिड होगा, लेकिन वो जिस वजह से आया वो वजह भी इनवैलिड हो जाएगी, यानी एक्स की वो वैल्यू ही इनवैलिड हो जाएगी 3.75, क्योंकि एक्स की ये जो वैल्यू है ये एक टैप के टाइम को तो सही वैलिड टाइम दे रही है, लेकिन दूसरे टैप के टाइम को ये जो है इनवैलिड टाइम दे रही है। तो फिर एक ही केस बनता है कि स्मॉलर टैप का टाइम जो हो जाएगा 25 घंटे और लार्जर टैप का टाइम हो जाएगा 15 घंटे। समझ आया सभी को, आंसर यही होगा, पीछे Yes, से sir. मैच कर लो, 25 आवर्स एंड 15 आवर्स। अगर वो पॉजिटिव आ जाता तो फिर ये वाला केस भी वैलिड रहता। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो जल्दी से जस्टिफिकेशन टाइम आ जाओ, पहली स्क्रीन पे कहाँ हमने कच्चा चिस्ता बनाया है इसका, वहीं पे आ जाओ। ये सब एक बार मैं थोड़ा थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ये सब निकाल लिया ना हमने। बोलो लार्जर टैप का टाइम कितना आया और स्मॉलर टैप का कितना आया, एक बार वही मार्क करके मैं चेक करता हूँ कि इससे सारा जस्टिफाई हो रहा है क्या, जो भी स्टेटमेंट्स उसने कहे हैं, आर दे जस्टिफाइंग, आर द आंसर्स जस्टिफाइंग दोस स्टेटमेंट्स और नॉट। आंसर क्या है, एक तो है इसका 25 घंटे है ना, और लार्जर टैप 10 घंटे कम लेगा, दैट मीन्स 15 घंटे, यही आंसर है क्या? अब सुनो, लार्जर टैप अगर 15 घंटे लेगा तो 1 घंटे में 1/15 टैंक भरेगा, इतना हिस्सा टैंक भरेगा, और स्मॉलर टैप अगर 25 घंटे लेगा तो 1 घंटे में 1/25 पार्ट ऑफ द टैंक वो भर देगा। दैट मीन्स ये इसका वर्क बन गया, टाइम का रेसिप्रोकल, ये इसका वर्क बन गया। तो दोनों का कंबाइंड वर्क निकालेंगे तो इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे। 15 एंड 25 का रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, 125। सही किया क्या? नहीं, 75 होता है, दोनों का रेसिप्रोकल 75 होगा। 15 5 से 75, 25 3 जा 75, 5 + 3 8/75, ये इनका कंबाइंड वर्क है। तो कंबाइंड टाइम निकालेंगे तो इसी का वापस रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 75/8 करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 93/8। और बुक के अकॉर्डिंग भी यही कंबाइंड टाइम आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो जस्टिफाई हो गया सारा, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो आपके पूरे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है वो रहता है इक्वेशंस का। वो दो बातों से रहता है, एक तो इसलिए क्योंकि उस चैप्टर के अंदर इक्वेशन के नाम पर पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। भाई वो तो कहते हैं हम तो इक्वेशन सोल्व करवा रहे हैं ना आपसे, लेकिन वो इक्वेशन के नाम पे स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट भी लगवा रहे हैं आपसे, वो इक्वेशन के नाम पे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट भी लगवा रहे हैं आपसे, वो इक्वेशन के नाम पे जो है मार्क्स कैसे निकालते हैं एग्जामिनेशन के वो भी निकलवा रहे हैं, या फिर यूं कह दो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला भी आ चुका था।
तो इक्वेशन, चैप्टर का नाम इक्वेशन है, लेकिन करीब करीब पूरी मैथ्स के सारे टॉपिक आज तक 10वीं क्लास तक जो भी पढ़े सब वो लगवा देता है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और दूसरा वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेशन आती है तो सब आती है, क्योंकि 11वीं क्लास से जो मैथ्स चलेगी वो सारी इक्वेशन बेस्ड होगी, तो इक्वेशन पे हमारी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम आगे की मैथ सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए इस लिहाज से भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर, क्लियर टू ऑल? ओके, यस सर। यस तो मेरे हिसाब से आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क मी, ऑफलाइन ऑनलाइन, एनी वे यू लाइक। कल अपन नेचर ऑफ फ्रूट्स वाली एक्सरसाइज, तो अब तो कल ये वाला क्वेश्चन आज अगर हमने कर लिया है तो कल हमारे लिए वर्कलोड कम है, तो हम चाहेंगे तो एक ही दिन में पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। चाहेंगे क्या, कर ही देंगे, 5 ही तो क्वेश्चन है, तो कल के दिन में अपन 4.4 कंप्लीट करके और चैप्टर खत्म करके परसों से फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप सोच के रखो, डिसाइड करके रखो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, और कोई भी सेल्फिश मत बनो, अपना मत सोचो, सबका सोचो। भाई ऐसा चैप्टर डिसाइड करो जो किसी का टाइम वेस्ट ना हो, ऐसे मत सोचो कि मैं तो बस मेरा देख लूं। ऐसा चैप्टर सब लोग सोच के रखो, भाई हमारा भी टाइम यूटिलाइज हो, सर का भी टाइम यूटिलाइज हो, बाकी बच्चों का टाइम भी हो। ये सोच के रखना, फिर मैं पूछता हूँ कल आपसे कि परसों कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, काफी आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।